सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 के रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की एक्सरसाइजेस करेंगे। और मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है। अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा, मैंने बहुत आसानी से 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज ही जाकर आप क्या करें कि एक प्लेलिस्ट बनाइए, 6, 7, 8 सभी चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ और उनकी एक्सरसाइजेस करा रही हूँ। तो जिस भी क्लास की, अगर आप वैसे आप आए होंगे तो एनसीईआरटी आप क्लास 8 के होंगे, तो 8 की सारी अभी तक की मैंने जितने भी चैप्टर्स कराए हैं 6 तक की, वो सब आप वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आराम से कर लीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 1 जो आपकी बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, सो वो ये है कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, तो आखिरकार क्यों इम्पॉर्टेंट है रिप्रोड्यूस करना। अब रिप्रोडक्शन इतना आपका इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम एनिमल्स की बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को सिमिलर टू देमसेल्फ, जो अपने जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो जो अपने जैसे दिखते हैं उनको वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो हमको रिप्रोड्यूस किए हैं, हम उनके ऑफस्प्रिंग हैं। ठीक है, तो हम जब उनके ऑफस्प्रिंग हैं तो हम में और उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, काफ़ी क्या, बिल्कुल सिमिलर हैं हम लोग। बिल्कुल सिमिलर का मतलब क्या है कि हम लोग ह्यूमन जैसे हैं और एक ह्यूमन जैसे को ही रिप्रोड्यूस करता है। अगर कोई काऊ है तो वो काऊ को ही रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अपने जैसे को ही रिप्रोड्यूस करना, अपनी जैसी स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले आपने यही बता दिया, आपको अपनी आंसर बुक में ये बताना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपने बता दिया कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करती है अपनी ऑफस्प्रिंग को, जो कि उन्हीं के जैसे दिखते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सवाल तो यहाँ पर है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ताकि उनके जैसे दिखने वाले लोग हमेशा, आप सोचिए हर ह्यूमन बीइंग ये सोच ले कि वो कोई रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं, तो आगे आने वाली जनरेशन में क्या इंसान बचेंगे। ठीक है, तो ह्यूमंस ही नहीं बचेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा है रिप्रोड्यूस, तो धीरे धीरे जो ह्यूमंस है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही आपने सुना होगा कि जो टाइगर्स हैं वो आजकल हमको सेव करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि धीरे धीरे जो है वो टाइगर जैसे हंटिंग या उसके दौरान चले जाते हैं, तो उनको बचाया कैसे जा रहा है, कंजर्व करके, वो ताकि आपस में रिप्रोड्यूस हो। तादाद कैसे बढ़ेगी कि ढंग से मेल और फीमेल को एक साथ रख के और उनकी तादाद को बढ़ाया जाए, तभी तो बढ़ पाएंगी तादादें। तो रिप्रोड्यूस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वरना स्पीसीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमें क्या है, कंटिन्यूएशन में रखना होगा। कोई भी स्पीसीज हो, कोई बर्ड या कोई भी चीज़ जो धीरे धीरे क्या है अपने आप को बढ़ा सकते हैं उस तादाद को, अगर हम रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस करा पाए। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप क्या लिखेंगे, रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर, अपने आप को क्यों रिप्रोड्यूस करती है, ताकि जो नंबर है उनका वो मेंटेन रहे, कि इतने इतने ह्यूमंस पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, लोग का रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जिसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सिर्फ कुछ कंट्रीज़ में ऐसे जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर क्या है कि ज़रूरत है पॉपुलेशन को बढ़ाने की। ठीक है, तो क्या है, अपने नंबर को मेंटेन रखने के लिए ये काम होता है। अपनी अपनी जो भी स्पीसीज़ हैं वो सारी की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है। एंड फॉर उनकी स्पीसीज़ हमेशा कंटिन्यू रहे, उसके लिए ये काम किया जाता है। तो पहली इंपॉर्टेंस तो यही हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो नंबर है वो लगातार क्या रहे, कि मेंटेन रहे। ठीक है, कि वो लगातार जो है ह्यूमन बींग्स इतनी तादाद में हो, लगातार इतने टाइगर्स हमेशा रहें। ठीक है, और कंटिन्यूएशन रहे, ताकि आने वाली जनरेशन हर एक स्पीसीज को देख पाए। इसके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इसलिए दस रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल, ताकि जो सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल हैं वो क्या हो, कि हमें हमेशा मिलते रहें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करें तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है, दोबारा से एक्सप्लेन करे दे रहे हैं कि आखिरकार फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हम लोग ने बात की थी कि 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स काम करते हैं, मेल और फीमेल के। ठीक है, अगर दोबारा से मैं आपको यहाँ दिखा दूँ,
अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैंने आपको बताया था कि ये है जहाँ पर आपको क्या पता था कि जो ये स्पर्म डक्ट है और पेनिस और ये टेस्टिस, ये इंपॉर्टेंट थे हमारे, ठीक है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। स्पर्म्स कैसे दिखते हैं तो उसकी भी बात हुई थी कि हमने आपको दिखाया था कि स्पर्म्स जो होते हैं जिसके अंदर वो बहुत सारे रिलीज होते हैं। स्पर्म का एक हेड होता है, इसकी एक टेल होती है और ये इसका मिडिल पीस होता है, ये स्पर्म था, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आप ढंग से देख लीजिए, ये पेनिस है, ये टेस्टिस है और ये इसका स्पर्म डक्ट है, ठीक है। तो इसकी मदद से पेनिस में क्या है, स्पर्म जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन है, तो वो क्या है कि ओवरीज है, ये पेयर ऑफ, किसी एक ओवरी में क्या है, हर महीने कोई एक एग रिलीज होता है, ठीक है। कोई एक एग जिसको ओवम भी कहते हैं वो रिलीज होता है। ये ओविडक्ट्स हैं जिनकी मदद से यहाँ पर क्या होता है, ये जाकर हम बात करें तो ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। ये तीन चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग जो है वो रिलीज होके यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो फर्टिलाइजेशन होता है, ये ओवम का क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है फर्टिलाइजेशन के दौरान, मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब पेनिस के थ्रू ये जो स्पर्म्स है वो इनके वेजाइना के थ्रू क्या करते हैं, जो ये ओवम के अंदर जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, ये स्पर्म्स क्या करते हैं, ओवम के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर इसके न्यूक्लियस से कोई स्पर्म जाकर क्या कर जाए, फ्यूज़ कर जाए, तो ये जो फ्यूज़न की प्रोसेस है, जब ये आकर इससे फ्यूज़ कर गया, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, और ये फ्यूज़ करते ही क्या है कि जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है और इसी फ्यूज़न को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जैसे ये फ्यूज़ कर गया तो ये देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन इसने कर दिया, स्पर्म प्लस क्या है कि हमारा क्या मिला, ओवम के न्यूक्लियस में जाकर है, ठीक है। और ये एग कैसा हो गया, अब जो ये एग आपको दिख रहा था, ये जो एग दिख रहा था, ये अब कैसा हो गया, एक फर्टिलाइज्ड एग हो चुका है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन का नाम दिया था, अगर आपको यहाँ पर पता हो, बस यही आंसर में आपको लिख देना है, ठीक है। आइए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को लिखा है, व्हेन स्पर्म्स जो कि टेस्टिस से निकलकर कहाँ, पेनिस के थ्रू कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, एग कहाँ का, फीमेल बॉडी का, एंटर द फीमेल बॉडी थ्रू द वेजाइना, ये एग जो है, ये स्पर्म जो है एंटर करता है फीमेल बॉडी में थ्रू वेजाइना के, ठीक है, फीमेल बॉडी में, और विद एन एग से जब ये कॉन्टैक्ट करता है, वन ऑफ द स्पर्म, कोई एक स्पर्म में फ्यूज विद द एग, वो क्या करता है, एग से जाके फ्यूज कर जाता है। सच फ्यूज़न, इसी फ्यूज़न को एग और स्पर्म को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो न्यूक्लियाई है स्पर्म का, वो क्या करता है, एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, तो जो ये न्यूक्लियाई है स्पर्म का और जो एग है, ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी, जाइगोट कोई पूछे तो वो सिंगल न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर, दोनों के न्यूक्लियाई मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं और वो जो होता है उसी को हम जाइगोट कहते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग है उसी को हम क्या कहते हैं, पूरा का पूरा जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। यही फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस है। तो आपको आंसर में यही लिख देना है, ठीक है। तो आंसर को मैं एक बार ये कर लेती हूँ, आप बहुत अच्छे से इस आंसर को लिख दीजिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, ये डायग्राम भी बना देना है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये आंसर लिखना है एंड देन ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई थी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आपको क्या करना है, सबसे सही आंसर को देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ठीक है। अब बात ही इसकी इंटरनल की, और हम लोग ने दो तरीके के फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जो, जैसे फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में कैसा हुआ कि अंदर फीमेल बॉडी में जाकर फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन हुआ उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का। तो ये अंदर जब फीमेल बॉडी के हो रहा है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर बाहर यही फ्यूजन हो रहा है, तो जैसे फ्रॉग का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद है, तो जिसमें क्या होता था, फ्रॉग्स जो फीमेल फ्रॉग है वो बहुत सारे अंडे जो है वो बाहर ही दे देती हैं, और इसमें जो स्पर्म जो है रिलीज करते हैं मेल फ्रॉग, तो वो डायरेक्ट ये सब पानी के अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है, तो इसे एक्सटर्नल की कैटेगरी में। तो ह्यूमंस, काउस, ये सभी किसके अंदर आती हैं, इंटरनल। तो होता क्या है इनमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन ही क्या है कि इन फीमेल बॉडी, वो क्या करती है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हमेशा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये फीमेल बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो इसका आंसर फीमेल बॉडी हो जाएगा, इन फीमेल बॉडी। टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, टैडपोल जो है डेवलप्स होते हैं
फ्रॉग, तो फ्रॉग वाला हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ बात की थी कि ये देखिए एग जो होता है, फ्रॉग जो होता है, एग के बाद वो क्या करता है, अर्ली टैडपोल और लेट टैडपोल के बाद ये एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को ही हम लोगों ने यहाँ पर जाना था, और यहाँ पर ये कहा था कि अगर ऐसा कोई चीज़ जहाँ पर कोई लावा से, यानी एग के बाद जो निकलता है, लावा से एडल्ट का जो फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, एडल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है बहुत सारे चेंजेस से, ड्रास्टिक चेंजेस से। चेंजेस का मतलब क्या है कि आप देख कर नहीं पहचान सकते हो कि ये कभी ज़िंदगी में फ्रॉग का रूप लेगा, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस से कि ये फ्रॉग नहीं लगेगा पहले आपको, ठीक है, धीरे धीरे कुछ चेंजेस कर के ये क्या करेगा, और फ्रॉग की कंडीशन लेगा। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में देखिए, हम ह्यूमन बींग्स में मेटामॉर्फोसिस होती है क्या, हम जैसे ही अपने मदर के से अलग होते हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही, जब दुनिया में आते हैं बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक हम ह्यूमन के ही बच्चे लगते हैं, हम कहीं से भी चेंज नहीं लगते, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। तो ऐसी प्रोसेस में हमने जाना थी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, तो यही है, टैडपोल डेवलप्स इन एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ, इसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से होती है एडल्ट में, ठीक है। ये हम लोगों ने बात भी की थी। नेक्स्ट बात करें द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट। अभी देखिए फिर आ गया कि न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट होते हैं, तो बात तो होती है कि सिंगल न्यूक्लियाई ही फॉर्म करता है। जाइगोट तभी माना जाता है जब वो सिंगल न्यूक्लियाई, जब मेल और फीमेल दोनों अपने न्यूक्लियाई, यानी कि मेल का स्पर्म का न्यूक्लियाई और जो हमारे ओवम का जो न्यूक्लियाई है फीमेल का, वो फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियाई को फॉर्म कर दे, तो ही हम क्या बोलते हैं, उसे जाइगोट बोलते हैं। तो ये इसका आंसर 1 ही होगा, ठीक है, आंसर इसमें 1 होगा। अगर कोई डाउट है तो दोबारा से इसको सुन लीजिएगा जो मैंने बताया, ठीक है। तो आंसर्स यही 3 थे। आंसर्स सबसे पहला यही था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फीमेल बॉडी, टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, और द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज 1। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, बहुत आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने देखिए पूरा मेरा चैप्टर मुझसे समझा हुआ है तो बेइंतहा आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं सबके कारण आपको बताऊंगी, ठीक है। ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है। अब आ जाइए कि मैंने जब आपको ओविपेरस और विविपेरस के बारे में बताया था, ठीक है, तो क्या बताया था, मैंने यही बताया था कि विविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट यंग वंस, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स का है या काऊ का है, ठीक है। तो जब वो हमको देते हैं तो मतलब जब हम बर्थ करते हैं तो हम लोग कैसे बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं और बिल्कुल यंग, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसके बाद भी कुछ चेंज होके आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुछ है जो अंडे को पहले निकालते हैं, जैसे hen हो गया, फ्रॉग हो गए, ये सारे क्या है, उसके बाद अंडा टूटने के बाद ये दुनिया में बाहर आते हैं। लेकिन ह्यूमंस बीइंग्स में, काऊ में ऐसा नहीं होता। जब ये दुनिया में आते हैं फीमेल बॉडी के थ्रू, तो ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट ये वही यंग वन बन के ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ग्रो करना ही डायरेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये अंडे जैसा केस जहाँ नहीं होता, जहाँ डायरेक्ट यंग वंस ही निकल के आते हैं, उसे विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। लेकिन जो एग ले करते हैं उन्हें ओविपेरस कहते हैं। तो जब ओविपेरस ले एग करते वाले हैं, यानी जो अंडा देते हैं वो ओविपेरस होते हैं। तो ओविपेरस के बारे में जो यहाँ बात कही गई है वो आप खुद बताइए कि सही है कि नहीं है। कि ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, नहीं, वो तो विविपेरस होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर यहीं पर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। इसीलिए जो आपका ये है वो फॉल्स की कैटेगरी में रखा गया। तो फर्स्ट का आंसर फॉल्स होगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, कह रहा है हर स्पर्म क्या सिंगल सेल है। तो इसको भी मैंने उसी चैप्टर में ही एक्सप्लेन किया था कि ईच स्पर्म क्या होता है, सिंगल सेल होता है। मैं दोबारा से आपको दिखा दे रही हूँ, जब स्पर्म की बात की थी। देखिए, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, ये बात कही गई थी, यानी हर स्पर्म एक सिंगल सेल के बारे में बयां कर रहा था। तो ये बिल्कुल सही बात है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। सो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल ट्रू की कैटेगरी में आएगा, और ट्रू जो है वो आंसर में आप लिख दोगे। ये देखिए ट्रू की कैटेगरी में, सॉरी यहाँ आ रहा है, ठीक है। थर्ड आंसर आपको ऐसे ही पता चल गया, बट क्यों है वो तो मैं बताऊंगी। सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ फ्रॉग। अभी मैंने फ्रॉग का एग्जांपल दिया था, जहां आपसे कहा था कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसमें फीमेल फ्रॉग क्या करती है, लेक के अंदर या पॉन्ड के अंदर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स को रिलीज कर देती है। और जब मेल फ्रॉग आता है, इसमें जब स्पर्म चलते चलते इससे फ्यूज करते हैं कुछ से, तो क्या करते हैं कि फ्रॉग जो है ये भी एक जाइगोट को फॉर्म करता है और धीरे धीरे एक फ्रॉग निकलना शुरू होता है, ठीक है। सो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर हो रहा है, फीमेल बॉडी अंडे पहले ही निकाल चुकी है और बाहर ही सब काम हो रहा है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ फ्रॉग, बिल्कुल सही बात है, और ट्रू मैंने अभी आपको दिखाई देता, तो ये भी ट्रू की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट। एक नया ह्यूमन जो है वो डेवलप्ड होता है फ्रॉम सेल कॉल्ड गैमेट। एक नया इंडिविजुअल इससे डेवलप्ड होता है गैमेट से। गैमेट तो फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है, राइट। सो आंसर इसका
अगर बात करें तो बिल्कुल फॉल्स हो जाता है, क्योंकि नया इंडिविजुअल जब डेवलप्ड होता है तो उस सेल को क्या कहते हैं, जाइगोट्स। जब जाइगोट हो जाता है उसके बाद वो नया इंडिविजुअल उसमें डेवलप होना शुरू करता है, ना कि गैमेट से। गैमेट से तो कुछ नहीं होता। गैमेट और मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट सेल बनता है उससे नया ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, इसलिए ये आंसर फॉल्स है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, इसलिए ये कैटेगरी फॉल्स के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो एग बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। तो हाँ, ये आंसर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू रहेगा। ठीक है, हमने बार बार यही बता रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म होता है उसका न्यूक्लियस सिंगल हो जाता है, क्योंकि फ्यूज करके ही ये सिंगल सेल को बनाते हैं। ठीक है, इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, तो इसीलिए ये बात ट्रू है। ठीक है, आपके दिमाग में बिल्कुल भी ये ना आए कि मेल और फीमेल करके दो न्यूक्लियस हो गए, नहीं, दोनों मिलाकर ही एक सिंगल न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो सिंगल सेल का होता है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट बात करें तो अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। अमीबा की बात करें तो अमीबा, हमने दो प्रोसेसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो मैंने आपको इसीलिए कहा था कि डायरेक्ट आएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, ना कि दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अपने आप ही सिंगली वो एक नया इंडिविजुअल डेवलप कर जाता है, जिसमें हम लोगों ने दो के बारे में पढ़ा था। हाइड्रा के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था ये बडिंग के द्वारा करता है। तो हाइड्रा बडिंग के द्वारा करता है। लेकिन अगर बात करें अमीबा की तो मैंने कहा था बाय बाइनरी फिशन ये ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिशन तो ये दिख नहीं रहा है आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमीबा रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के द्वारा, तो ये आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स की कैटेगरी में आ जाता है। बट अगर पूछा होता बाइनरी फिशन तो ये ट्रू होता। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कह रहा है फर्टिलाइजेशन नेसेसरी है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तभी तो उसे कह रहे हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो नेसेसरी क्यों होगा ये। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो हम उनमें बात करते हैं जहाँ मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो, यानी कि हमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता हो। पर यहाँ ऐसा हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट अपने आप ही दूसरे जो अपना ऑफस्प्रिंग है उसको कर लेता है बिना किसी दूसरे के, तो वहाँ फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो नेसेसरी क्यों होगा, तो नेसेसरी बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए फॉल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो बाइनरी फिशन इज अ मैथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी पढ़ा मैंने, दो ही मेथड आपको बताएं, बाइनरी फिशन और दूसरा क्या है, बडिंग। तो हाँ, बाइनरी फिशन एसेक्सुअल मेथड का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो बिल्कुल ट्रू की कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही फॉर्म्ड हुआ है, तो हाँ, रिजल्ट है उसका ही, तो ये बिल्कुल ट्रू की कैटेगरी में आ रहा है। एंड एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। तो एम्ब्रियो जो है वो मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल है, तो ये फॉल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फॉइटस। ठीक है, आपको दो डिफरेंसेस बताने हैं जाइगोट के बीच में और फॉइटस के बीच में। ठीक, सो मैं इसको अगली वीडियो में अभी कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसको करके आप तुरंत ही सेकेंड पार्ट पे आ जाइएगा। ठीक, ओके।